हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज हम करते हैं पैराडाइम्स ऑफ लेबर मार्केट एनालिसिस क्लासिकल व्यू। तो आज हम ये देखेंगे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हुए थे उन्होंने लेबर मार्केट के बारे में क्या बताया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लेबर की डिमांड को, लेबर की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं और किन फैक्टर्स की वजह से या कैसे क्या है जो लेबर मार्केट में क्या इक्विलिब्रियम आ रहा है। अगर किसी रीजन की वजह से अनइक्विलिब्रियम आ भी रहा है तो ऐसे कौन सी फोर्सेस होती है जो वापस क्या इक्विलिब्रियम में ले आती है इकोनॉमी को। लेकिन हम डायरेक्ट लेबर मार्केट करने से पहले हैं हम क्या है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कुछ एक अजम्पशंस लेके चली थी, पहले वो अजम्पशंस देख लेते हैं। और ये वो अजम्पशंस है जो सिर्फ लेबर मार्केट में नहीं बल्कि क्या है जो गुड्स मार्केट में और मनी मार्केट्स में भी अप्लाई होती है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है, क्या अजम्पशंस है उनकी। तो फर्स्ट ये है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ये मानते थे कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होता है उनको रियल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, ना कि मॉनेटरी फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो रियल फैक्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मनी जो मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं उनको कम्प्लीटली क्या एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं। मनी को सिर्फ ये मान के चलते हैं कि वो एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट इसमें क्या है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स होते हैं वो क्या है रियल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करने में। सेकंड वो ये मान के चलते हैं कि जो इकोनॉमी होती है उसमें सेल्फ एडजस्टिंग जो एक तरह से टेंडेंसीज पाई जाती है कि अगर किसी रीजन की वजह से जो उसमें मार्केट में अनइक्विलिब्रियम आ रहा है तो अपने आप कुछ मार्केट की फोर्सेस होती है जो इकोनॉमी को क्या है कि इक्विलिब्रियम की तरफ ले आएगी। फिर उसके बाद में वो थर्ड ये मान के चलते हैं कि क्या है कि इकोनॉमी में किसी भी तरह की क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर भी रही इकोनॉमी में कि वो ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आउटपुट के अकॉर्डिंग जो डिमांड है नहीं है, मतलब क्या कोई पॉलिसीज बना भी रही है इकोनॉमी के लिए जो गवर्नमेंट है, तो वो क्या है इकोनॉमी के लिए जनरली हार्मफुल होती है। फिर उसके बाद में क्या है और साथ में वो क्या है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो परफेक्ट कंपटीशन मान के चलते हैं। और नेक्स्ट ये है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये मान के चलते कि वेज और प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, उनको क्या हम चेंज कर सकते हैं और उन्हीं के जो चेंज करने की वजह से क्या जो मार्केट में इक्विलिब्रियम आ सकता है। वो वेज और प्राइस कैसे जो लेबर मार्केट में या फिर अदर मार्केट में इक्विलिब्रियम लेके आती है वो हम आगे करेंगे। तो डायरेक्ट हम लेबर मार्केट को करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करना कैसे बताया था, कि उनको कैसे डिटरमिन किया जाता है। कि कोई भी फर्म या इंडस्ट्री होती है वो ये पहले ये भी तो देखते हैं ना कि उसको कितने लेवल तक आउटपुट करना है और उसको कितने वर्कर्स को हायर करना है। तो ये चीज़ें क्या है कि आगे की जो लेबर मार्केट है और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन ये आपस में क्या है कि एक तरह से इंटरलिंक होती है चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या है कि डायरेक्ट हम लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम देखने से पहले, लेबर की जो डिमांड और सप्लाई देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या है लेबर मार्केट की तरफ चलते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये मानते थे कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करने में प्रोडक्शन फंक्शन और लेबर एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ये दोनों चीज़ें इफेक्ट करती है। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है कि गिवन टेक्नोलॉजी हमारे पास और उसके बाद में क्या है कि जो एक रिलेशनशिप है लेवल ऑफ आउटपुट के बीच में और लेवल ऑफ फैक्टर इनपुट्स के बीच में, जो इन चीज़ों के जो क्या है एक रिलेशनशिप शो करवाता है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि आउटपुट के बीच में और जो हमारे इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करवाता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है क्यू इज द फंक्शन ऑफ के और एन। तो के यहाँ पे शो करवा है कैपिटल को, एन शो करवा रहा है हमारे के जो लेबर को, और क्यू का मतलब क्या है कि आउटपुट, एफ यहाँ पे क्या शो करवा रहा है फंक्शन को। अब शॉर्ट टर्म में क्या है कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसको हम मान के चलते हैं कांस्टेंट। तो जो आउटपुट में जो चेंज हो रहा है तो वो चेंज होगा सिर्फ लेबर की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो आउटपुट है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है लेबर का, कि हम जैसे जैसे लेबर की हम क्या है कि ज़्यादा हम वर्कर्स को काम पे रखते जाते हैं वैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से आउटपुट किस रीजन से बढ़ा कि आउटपुट बढ़ने का रीजन है कि क्वांटिटी ऑफ लेबर भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हम ज़्यादा वर्कर्स को लगाते जाते हैं, इंप्लॉय करते जाते हैं, उसके बाद में क्या उनमें क्या डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम जितने जितने वर्कर्स को लगाते जाएंगे एक लेवल के बाद में क्या कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। और
कम क्यों हो रही है, या फिर इस चीज़ को हम कैसे, इस चीज़ को पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम के थ्रू ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जो ये डायग्राम है इसमें क्या, जो ओ एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट शो करवा रहा है, ओ वाई पे आउटपुट शो करवा रहा है, और क्या है कि इसमें जो क्यू है, जो क्यू इज द फंक्शन ऑफ एम है, आउटपुट को शो करवा है कि कैसे हम जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, साथ में क्या है आउटपुट इंक्रीजर। तो यहाँ पे क्या, जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज होती है वहाँ पे क्या, जो N0 जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे इतनों को काम दे रखा है, तो जिसकी वजह से आउटपुट Q0 हो रहा है। लेकिन जब क्या है, जब वर्कर्स को और लगाते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट जैसे NF पे आ जाते हैं, तो जब N0 से NF तक इंक्रीज करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट को, तो हमारा आउटपुट भी क्या है Q0 से Q1 तक इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे तो क्या है कि जैसे हम क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करें साथ में आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। अब आगे और देखें, जो NF से जब N2 पे जाते हैं कि हम और वर्कर को लगाते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या है पहले वाले के कंपेरिजन में कम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या जो डिफरेंस है N0 का NF तक और उसके बाद में NF से N2 पर, तो हम क्या है जो पहले वाले की कंपैरिजन में और वर्कर्स लगा रहे हैं, लेकिन आउटपुट पहले वाले की कंपैरिजन में कम हो रहा है। तो यही होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या है कि हम जैसे जैसे ये ना सेम वही होता है, एक जैसे कि ना यूटिलिटी का होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फंक्शन होते हैं, जिसमें कि हम जैसे किसी गुड्स का ज़्यादा कंजप्शन करते रहते हैं, उससे मिलने वाले जो यूटिलिटी होते हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम क्या है कि वर्कर्स पे भी हो रखा है कि जब हम ज़्यादा वर्कर्स को काम पे लगाएंगे तो एक लेवल के बाद में क्या है, जो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो फिर इसके बाद में क्या करता है कि जो आउटपुट है वहाँ पे वो डिसाइड होता है, Q1 पे तो हमारा आउटपुट डिसाइड होता है, NF पे क्या है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है, क्योंकि अगर इससे NF से ज़्यादा वर्कर्स लगाएंगे तो उसके बाद में आउटपुट क्या है कि वह एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन हो रखा है कि फर्म या इंडस्ट्री जो भी है वो NF तक तो एम्प्लॉयमेंट देगी, और जो Q1 होता है वहाँ तक क्या आउटपुट का प्रोडक्शन करेगी। फिर उसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि लेबर मार्केट के बारे में क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्या बोला। लेबर मार्केट के जैसे हमने पिछली वीडियोज में भी देखी थी, काफ़ी कर रखा है, लेकिन हम सिंपल फॉर्म में देख ले। लेबर मार्केट का हमें पता ही है, जैसे कि एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर वर्कर्स है, एम्प्लॉयर्स है, इंटरेक्ट करते हैं। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो वर्कर्स को काम पे रखते हैं, वर्कर्स क्या है कि वेजेस के बदले में क्या है कि अपना काम के एक तरह से सेल करते हैं, वो काम करते हैं। एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे वर्कर्स की डिमांड एंड सप्लाई होती है। और फिर उसके बाद में क्या है कि एक जो डिमांड एंड सप्लाई होती है वो ना बार्गेनिंग पावर से इन्फ्लुएंस्ड होती रहती है टाइम टू टाइम, कि किसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, कैसी है, ऐसी चीज़ें। तो लेबर मार्केट क्या है कि जिसमें क्या है कि जो फर्म होती है वो लेबर की डिमांड करती है, जो वर्कर्स होते हैं वो क्या है कि लेबर की सप्लाई करते हैं। तो लेबर मार्केट के बारे में क्या है, जो क्लासिकल जो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम करने से पहले हम क्या, हम स्टेप वाइज चल जाते हैं कि सबसे पहले कि लेबर मार्केट के बारे में क्या है कि उसमें कैसे उसमें लेबर की डिमांड के बारे में बोल रखा है, फिर लेबर की सप्लाई की करते हैं, फिर इस दोनों का साथ में इकट्ठा इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो मतलब क्या, स्टार्टिंग में जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स होते हैं वो ये मान के चलते हैं जो लेबर मार्केट होती है वो बिल्कुल वेल तरीके से काम कर रही है, उसमें जो इंडिविजुअल है या फर्म्स है वो अपनी ऑप्टिमाइज सिचुएशन में होता है। फिर उसके बाद में जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन पाई जाती है वो लेबर के पास भी होती है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास भी होती है, सबको क्या फुल इवन कंज्यूमर के पास भी होती है। वो चलो वो तो गुड्स मार्केट की बात आ जाती है, लेकिन इस मार्केट जैसे लेबर की बात, इसमें क्या है कि जो लेबर्स के पास भी फुल इन्फॉर्मेशन होती है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास भी होती है, और जो मनी वेज होती है उसको एडजस्ट करने में किसी भी तरह के कोई बैरियर नहीं होता है। मार्केट अपने आप क्लियर होती रहती है। ये तो एक सिंपल कुछ एक जो अज्यूम उन्होंने कर रखा है वो वाली चीज़ होती है। इन्हीं पे आगे साथ में उन्होंने ये भी अज्यूम कर रखा है कि जो वेज और जो प्राइस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम लेबर मार्केट के बारे में। तो क्या है कि लेबर डिमांड, अब क्या है कि जो फर्म्स होती है वो लेबर की डिमांड कर रही है। सबसे पहले कि क्या है कि जो एक तरीके से बायर कौन है लेबर का, फर्म्स ही होती है, क्योंकि काम तो उनको ही करवाना होता है, प्रोडक्शन तो उन्हें ही करना होता है इसके बारे में। तो इसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या, जो परफेक्ट कंपटीशन वो मान के चल ही रही है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ आती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसी कुछ मान है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो परफेक्ट जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें क्या है, हर फर्म क्या है कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखती है। मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए वो क्या आउटपुट का लेवल डिसाइड करेगी, और उस का आउटपुट का लेवल है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऐसे कौन से पॉइंट पर उसके मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रही है, और जिस पॉइंट पे उसकी मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रही है उसी पे क्या है उसका आउटपुट डिसाइड हो जाएगा।
तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट आउटपुट, क्या आप एक एक्स्ट्रा यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि आप जो एक्स्ट्रा यूनिट आपने प्रोड्यूस की थी उसको सेल करने से आपके रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, उसको मार्जिनल रेवेन्यू शो करवाती है। तो जहाँ पे उसकी MR और M से इक्वल होती है वहाँ पे उसका आउटपुट डिसाइड हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, इसकी वजह से उसके जो रेवेन्यू होता है, जो MR होता है, वो उसके प्राइस के बराबर ही होता है। और जहाँ पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है उसकी मनी वेज कितनी है। और उसके बाद में क्या मनी वेज के साथ में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना कर रहा है, कि जो लेबर है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, एक तरीके से कितने प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन कर रहा है, कितना उसमें चेंज आ रहा है उसके बारे में। तो मार्जिनल कॉस्ट बनती है W/MPN। तो यहाँ पे MC क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहा है एक पर्टिकुलर फर्म की, W का यहाँ पे क्या है कि मनी वेज को शो करवा रहा है, और MPN का मतलब होता है यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्रीमेंटल यूनिट, जो कि आप जो इंक्रीज कर रहे हो एक यूनिट को, जो एक्स्ट्रा लगा रहे हो ऑफ लेबर एम्प्लॉयड उसकी है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है, 2-3 बातें नोट करने वाले कि जहाँ पे MC और MR इक्वल होती है वहाँ पे उसका आउटपुट डिसाइड हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट उसकी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि मनी वेज कितना है, और साथ में क्या है कि जो एक्स्ट्रा एक जो लेबर आप लगा रहे हो, इंक्रीमेंट यूनिट कर रहे हो, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है उस बात पे है। जब वो उन दोनों चीज़ों को क्या है कि नोट करके उस पर डिपेंड करता है कि उस मार्जिनल कॉस्ट क्या है। और एक परफेक्ट कंपटीशन के टाइम पे जो फर्म होती है वो शॉर्ट रन में उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है, जहाँ पर उसकी प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइस है इक्वल टू W/MPN, क्योंकि चीज़ तो वही आ जाती है कि आप MC को इक्वल कर रहे हो प्राइस के साथ, या फिर प्राइस को आप किसके इक्वल कर रहे हो, बात तो वही है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में लेकिन एक इनपुट मार्केट है या फिर लेबर मार्केट है, उसमें जो फर्म जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है वो MR और MC के बराबर कर देती है। जहाँ पे MR MC बराबर है वहीं पे क्या है, जो परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें क्या जो प्राइस है वो इक्वल टू MR है और वही इक्वल टू MC है। तीनों चीज़ें अपने आप बराबर हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है जो पहले से डिसाइड हो रखा है कि MR प्राइस के बराबर है। तो लास्ट में जो चीज़ बन के आती है कि जो इसमें जो कितना जो फर्म होती है वर्कर्स को हायर करेगी, तो इसमें जो पॉइंट बन के आता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो वर्कर्स है वो MPN कितना है, उनका जो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, और उनको रियल वेज कितनी मिल रही है। क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो रियल वेज को मान के चलते हैं। तो रियल वेज होता है W डिवाइड बाई प्राइस, मतलब वेज डिवाइड बाई प्राइस करते हो वो रियल वेज आ जाती है। और MPN क्या है यहाँ पे कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कितना है, तो वो उस लेवल तक करेगी जहाँ पे क्या है दोनों इक्वल तक नहीं हो जाती, कि जहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रहा है लेबर वो और उसको कितनी वो वेज दे रहा है वो, तो मतलब क्या है कि जो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती है तो वो उसका जो पॉइंट बनता है वहीं पे उसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो लेबर की डिमांड है वो क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि है क्योंकि उसका जो रियल वेज है उसके साथ क्या नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर रियल वेज इंक्रीज हो रही है तो वो लेबर की डिमांड कम करेगा, और वहीं अगर रियल वेज कम हो रही है तो वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा। और जो MPN होते हैं वो किसी फर्म की लेबर जो डिमांड करो भी हो सकता है, लेवल जो हो सकता है क्या होता है, बल्कि जो MPN होता है वो फर्म की डिमांड कर्व को शो करवा रहा है। तो इसकी वजह से क्या जो लेबर डिमांड होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है किसी रियल वेज से। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ND इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रियल वेज, कि जैसे रियल वेज इंक्रीज होगी उसकी डिमांड जो लेबर की डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही रियल वेज क्या है कि ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम देखते हैं लेबर सप्लाई के बारे में। क्या लेबर की जो सप्लाई होती है वो किया जाता है इंडिविजुअल वर्कर्स के द्वारा, और जो लेबर की सप्लाई होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको रियल वेज कितनी मिल रही है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये मान के चलते जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपना हर तरीके से जो अपनी यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो लेबर है, लेबर की जो यूटिलिटी है इस बात पे डिपेंड करे कि उसको रियल वेज कितनी मिल रही है। रियल वेज अगर उसको ज़्यादा मिल रही है तो उसका जो लेजर का टाइम है, जो आराम का टाइम है, वो उसको कम करेगा और ज़्यादा काम करना प्रेफर करेगा। अगर वहीं उसको रियल वेज कम मिल रही है तो वो क्या सोचेगा कि मैं कम करूं और उसके बाद में क्या उसके बदले में आराम करूं। तो उसका कहीं ना कहीं उसको जो वेज होती है उसी पे क्या है कि उसकी यूटिलिटी डिपेंड कर रही है। तो इसकी वजह से क्या एक ट्रेड ऑफ पाया जाता है कि इनकम के बीच में, जो रियल वेज के बीच में, और जो उसका जो एक आराम का टाइम होता है, लेजर का टाइम होता है, उस दोनों के बीच में। तो जो लेबर का जो सप्लाई वर्क होता है, कर्व होता है, रियल वेज के साथ पॉजिटिव रिलेटेड होता है,
कि अगर उसको रियल वेज ज़्यादा मिलेगी तो वो ज़्यादा काम को प्रेफर करेगा, और उसको रियल वेज कम मिलेगी तो कम काम को, अगर उसको कम मिल रही तो कम काम को प्रेफर करेगा। फिर इसकी वजह से क्या है कि जो लेबर सप्लाई होती है वो रियल वेज को अपने रियल वेज से डिसाइड होगी कि रियल वेज कितने, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि NS इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W डिवाइड बाई P, यानी रियल वेज का। अब उसके बाद में क्या है कि लेबर सप्लाई का रियल वेज के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से जो लेबर सप्लाई कर्व बनता है वो भी पॉजिटिवली स्लोप्ड बनता है। अब हम देख लेते हैं डायग्राम में। तो डायग्राम में क्या है कि OX पे एम्प्लॉयमेंट का दिखा रखा है और OY पे क्या है, रियल वेज दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या जो N स्टार होता है वहाँ पे क्या है, इसमें क्या जो N जो रेड लाइन है वो क्या है, लेबर की डिमांड को शो करवा रखा है, और जो NS है वो लेबर की सप्लाई को शो कर रहा है। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे क्या है कि आपकी रियल वेज और एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिसाइड हो रहा है। तो इस पे क्या है कि जो लेबर की डिमांड है वो नेगेटिव स्लोप होती है, कि जैसे रियल वेज ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे क्या है कि कम जो वर्कर्स को काम पे लगाया जाएगा, और जैसे ही रियल वेज कम हो जाती है ज़्यादा वर्कर्स को काम पे लगाया जाए। इसी तरह के NS का जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, जिसमें क्या है कि जैसे अगर रियल वेज इंक्रीज हो रही है तो मोर वर्कर काम करना चाहेंगे, और वहीं अगर रियल वेज कम हो रही है तो कम वर्कर काम करना चाहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे जो पीछे हमने अजम्पशंस भी देखी थी, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये मान के चलते थे कि वेज और प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। वो ये इस वजह से मान के चलते हैं कि अगर क्या है कि जो लेबर मार्केट है उसमें किसी रीजन की वजह से अनइक्विलिब्रियम आ जाता है, या अनइक्विलिब्रियम इन द सेंस कि हम मान के चलते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, तो वो ये मान के चलते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हम मनी वेज को कम करके क्या है कि मार्केट में दोबारा से इक्विलिब्रियम लेके आ सकते हैं। अब क्या है कि इसमें सबसे पहले एक ये चीज़ भी ध्यान रखने वाले कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो ये मान के चलते हैं कि जो मनी वेज है वो और जो रियल वेज है उसमें डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन पाया जाता है, कि अगर हम मनी वेज है उसको हम 10% कम करते हैं तो रियल वेज भी अपने आप 10% कम हो जाएगी। अगर हम मनी वेज को क्या है कि 20% इंक्रीज करते हैं तो रियल वेज भी अपने आप 20% इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो इसी वजह से वो ये बोलते हैं कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या कि हम मनी वेज को कम कर देंगे। तो मनी वेज को जब कम करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे, तो जिसके कारण क्या है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या है जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाएगा। और ये हमें पता है कि जब प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो डिमांड इंक्रीज होगी उसकी, तो उसकी क्या सेल्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब जो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या है कि आपको और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए आपको मोर वर्कर्स की नीड पड़ेगी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी जो क्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, कि आप जो और वर्कर्स थे उनको काम पे लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपने आप आ जाएगी। तो इसी वजह से क्या जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ये मान के चलते थे कि अगर किसी सिचुएशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाती है तो उसको मनी वेज से, या मतलब क्या कि उसको चेंज करके मनी को, तो मनी चेंज होगी तो प्राइस भी चेंज होएगा, जिसकी वजह से क्या है कि अपने आप मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो ये तो थी क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स ने लेबर मार्केट के बारे में, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड है तो उसके बारे में बता रखा था। अब हम ये देखते हैं कि लेबर मार्केट के बारे में क्लासिकल वर्सेस केंजियन व्यूज़ क्या है, मतलब जो क्लासिकल ने जो व्यूज़ दे रखे हैं केंजियन, उनमें क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है, मतलब क्या है एक दूसरे से कंट्रास्ट है रियल में। तो फिर उसके बाद में जो क्लासिकल जो लेबर मार्केट थी वो ये मान के चलते हैं कि लेबर की डिमांड एंड जो सप्लाई होती है वो क्या है कि रियल वेज रेट को डिसाइड कर देती है, और जो मार्केट में जो जिस इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं उस इक्विलिब्रियम पे फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, किसी भी तरह की कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता है। जिस लेवल पे इक्विलिब्रियम में होगा वहाँ पे रियल वेज डिसाइड होगी, और उसी पॉइंट पे क्या है मार्केट में इकोनॉमी में मतलब क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर उसके बाद में क्या है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो रियल वेज को ही मान के चलते हैं, कि रियल वेजेस क्या है कि वही डिसाइड करती है, वही जिसके लिए क्या है वर्कर काम करते हैं, वर्कर्स के लिए वैल्यू क्या है रियल वेजेस होती है, उसी के लिए वो बार्गेनिंग वगैरह करते हैं। बट केन्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है। केन्स कहता है कि अगर जो बार्गेनिंग हो भी रही है वो रियल वेजेस के लिए नहीं होती, वो मॉनेटरी वेजेस के लिए भी होती है, क्योंकि जो प्राइस में चेंज होता रहता है तो कोई भी वर्कर क्या है कोई रियल वेजेस को ध्यान में नहीं रखता है। वो अगर बार्गेनिंग कर रहा है या फिर ट्रेड यूनिट्स वगैरह यूनियन वगैरह बन रही है तो मनी वेजेस के लिए होती है, ना कि
रियल वेजेस के लिए। फिर उसके बाद में क्या है कि जो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट को मान के चलते थे, लेकिन केन्स ने क्या है उसकी इस बात को भी नकार दिया कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता है। फिर जो क्लासिकल थे वो ये भी मान के चलते थे कि जो मार्केट में क्या है कि जो कुछ ऐसी फोर्सेज होती है जो अपने आप क्या है मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट ले आती है, जो अनइक्विलिब्रियम आ रहा है वो भी अपने आप खत्म हो जाता है उस चीज़ों के, मतलब क्या मार्केट अपने आप क्लियर होती रहती है, उसमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता है। लेकिन केन्स बोलता है कि मार्केट में क्या ना तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, ना ही कोई ऐसी फोर्सेज होती है जो मार्केट को अपने आप इक्विलिब्रियम में लेके आ सकती है। इसी वजह से क्या मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता, कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट से लो लेवल पे ही रहती है, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट पे रहती है। क्योंकि केन्स ये कहता है कि जो वेज होती है वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे क्या स्टक हो जाती है, उससे क्या है कि आप उसको कम नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसके क्या पीछे उसके पास और से इकोनॉमिक रीज़न भी हो जाते हैं, कई सोशल रीज़न भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप एक लेवल तक ही जो मनी वेज होती है या फिर जो रियल वेज उसको कम कर सकते हो, उससे लो लेवल तक नहीं आ, जिसकी वजह से क्या जो इकोनॉमी है वो मार्केट में क्लियर नहीं हो पाती और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में क्या है वही वेज रह जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि जो क्लासिकल थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट के मानते हैं और केन्स ऐसा नहीं मानता है। तो ये था हमारा पैराडाइम्स ऑफ लेबर मार्केट एनालिसिस क्लासिकल व्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। तब तक हैप्पी और हेल्दी रहिए, और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।